अब ऐसा ये गिवन है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो u इज इक्वल टू -a² है। इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ एज्यूमिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल टू बी ट्रू। फाइंड आउट बोर्स रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो बोर्स मॉडल क्या है? बोर्स मॉडल है क्वांटाइजेशन। फर्स्ट उसकी हाइपोथेसिस है कि जो वहाँ पे क्या था, हमारे एक्चुअल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये ट्रू है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा होगा और उसके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? कुलम्स कुलम्स लॉ या इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो फोर्स का है और दूसरा जो है वो एंगुलर मोमेंटम का है। तो उसके हिसाब से क्या है कि चीज़ें कंटिन्यूअस नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल जो है किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकता है। जैसे बताया था कि मान लो कि क्वांटाइजेशन के हिसाब से या बोर्स मॉडल के हिसाब से गाड़ी की स्पीड होती तो क्या होता, वो या तो 10 किलोमीटर पर आवर चलता, या 20 किलोमीटर चलता, या 40 किलोमीटर चलता, इसी टाइप से चलता। डिस्क्रीट होता वो, ये नहीं होता कि 10 के बाद 11, 11, 12 ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बेसिक सिंगल वन वर्ड टाइप से अगर समझना है कि व्हाट इज बोर्स मॉडल, तो बोर्स मॉडल ने कहा कि क्वांटाइज्ड होगा सब कुछ, और वो चीज ही लाइन स्पेक्ट्रम से मैच कर रहा था। तो अब ऐसा कोई केस दिया हुआ है, सपोज मैंने एक केस लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल का ये है -ar²। पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी से हमें फोर्स लिखना पड़ेगा, जो पहला हाइपोथेसिस था बोर्स मॉडल का। और ये ही जो है एक फ्रेमवर्क है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमेशा हाइपोथेटिकल कोई भी सिचुएशन हमें दे दी जाएगी, वहां से हमें ये आर एन एंड वी एन फाइंड करना होगा। ये क्या है? nth रेडियस, nth ऑर्बिट की रेडियस, और ये वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो ये आर एन और वी एन जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला तो हमारा हमेशा फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, और दूसरा हमेशा mvr = NH/2π। ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो चलो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी करना है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी से क्या फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? फोर्स फाइंड करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dr। F इज इक्वल टू माइनस du/dr, वर्क एनर्जी थ्योरम कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे रिलेटेड हैं। और इससे ही एक फील्ड और ग्रेविटी, फील्ड और पोटेंशियल में भी रिलेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इक्वल टू -dv/dr। तो ये फोर्स वाला रिलेशन है, तो इसमें से u गिवन है तो u के लिए फोर्स अप्लाई कर दो। फोर्स u है, u इज इक्वल टू ar², u इज इक्वल टू -ar²। तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू -du/dr। तो इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा 2ar। ये हुआ फोर्स सेकंड। ठीक है भाई, चलो इक्वेट कर देते हैं इसको। F ये हो जाएगा 2ar इज इक्वल टू mv²/r। ये हो जाएगा 2ar² इज इक्वल टू mv²। तो पहला इक्वेशन तो ये है। दूसरा इक्वेशन है हमारा mvr का इक्वेशन है। mvr इज इक्वल टू nh/2π। nh/2π। तो अब इसको सॉल्व करना है। क्या हो सकता है? ये 1 और ये 2। अब यहाँ से वेलोसिटी और n, ये दोनों जो है वो एलिमिनेट करना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे इसमें? टू को मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से, फिर 2 से 1 को डिवाइड करके आर आ जाएगा।
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर दोनों केसेस में आर स्क्वायर को इक्वेट कर दूंगा, आर तो स्क्वायर, सेकंड हाँ इक्वेशन से आर स्क्वायर निकालेंगे हाँ ये और भी हो इधर से आर सकता है। स्क्वायर इक्वेट निकालेंगे। आर जो है आर तो नहीं तो स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन में तो v का मल्टीप्लाई करके हाँ वो मतलब इसमें एंड v एलिमिनेट स्क्वायर करना है, पुट ठीक करके। है। आर की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे वी टू द पावर 4 हो जाएगा, नहीं वी टू द पावर 4 हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, चलो ठीक है। और तो ये v और r को इसमें एलिमिनेट ही करना है, तो आर स्क्वायर या v स्क्वायर को v स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वहाँ पे r टू द पावर 4 हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो अब जो भी करना है इसमें कर लेते हैं इसको, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे r की वैल्यू को पुट कर देते हैं, या आर स्क्वायर आर 2 से फ्रॉम टू जो है r इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई और इसको पुट करते हैं 1 में। तो इसको 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई फ्रॉम 2 फ्रॉम 1 ये हो जाएगा 2a आर स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये v टू द पावर 4 इज इक्वल टू एम क्यूब, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाए, थोड़ा बहुत होगा ये। v टू द पावर 4 इज इक्वल टू a n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम क्यूब। 2 पाई स्क्वायर एम क्यूब। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू a n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर एम क्यूब टू द पावर 1/4। अब यहाँ से आएगा कि भाई वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ से n स्क्वायर आया, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर एन की पावर हाफ। हाफ। यस सर। ये ऐसा फंक्शन दिया होगा पोटेंशियल एनर्जी का, और दिया होगा कि भाई वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो n के किस प्रोपोर्शन में है, n टू द पावर 1/2 -1/2 0। तो यहाँ पे ये है 1/2 पावर 1/2 आ गया। रेडियस के लिए जो है एंगुलर मोमेंटम वाले में पुट कर दोगे, एंगुलर मोमेंटम वाले पुट कर दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी तो आ ही जाएगी। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन है वो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच फॉर रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई m इंटू वी। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई m, और वेलोसिटी टू द पावर, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम क्यूब डिवाइडेड बाई a n स्क्वायर h स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर को इसके अंदर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ एन स्क्वायर जाएगा तो एन टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये आएगा पाई टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये 8 पाई स्क्वायर है ना, और ये m टू द पावर 4, जी सर। तो ये हो जाएगा m और a। ठीक है, एन स्क्वायर ये और a रहेगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। तो ये nth का जो है रेडियस हो जाएगा, और ये भी तो वही आ रहा है नहीं, r भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, n टू द पावर 1/2, जी सर। 1/2 n टू द पावर 1/2।
रेडियस हो जाएगा। अब इसमें अगर टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो टाइम पीरियड 2πr/v, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ जाएगा। एन की प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है तो ये करेंगे, इसमें टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी को ये पुट कर देंगे, हाफ mv² हो जाएगा, तो वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ जाएगा। अगर काइनेटिक के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी देखना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए सिर्फ क्या कर सकते हैं, या तो एक्सप्रेशन है तो उसको पुट कर देंगे, या फिर सेम प्रोपोर्शनलिटी अगर देखा जाएगा तो ये n⁻1/2 था वेलोसिटी के लिए, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे माइनस है, -AR², -AR², तो आर का स्क्वायर है तो वो भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ऐसे टाइप का जो है क्वेश्चन किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आ सकता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट है और हमारा u प्रोपोर्शनल टू n कैसे हुआ? u -AR²। u का तो हाँ फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, -AR²। अच्छा, तो r का जो पावर है वो 1/2 है, प्रोपोर्शनल टू n होता तो r² का हो जाएगा n। है। हाँ, सर और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा ना? टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एन, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वो हो जाएगा r/n के प्रोपोर्शन 2πr डिवाइडेड बाई v होगा, दोनों सेम सेम है तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻0। ठीक है, तो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी हो जाएंगे या ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ज़्यादातर चांसेस एक प्रोपोर्शनलिटी हो। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कुछ भी चेंज हो सकता है, -a/r² ले लो, AR³ ले लो, ln r ले लो, -2 ln r ले लो। अब ये चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन चेंज होता रहेगा, बट बेसिक फ्रेमवर्क हमेशा ऐसा है। तो बोर्स मॉडल में क्या फ्रेमवर्क है भाई, एक तो हाइड्रोजन मॉडल पे अप्लाई कर दिया, दूसरा कहीं और अप्लाई कर दिया हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में करना क्या है, करना ये है कि फोर्स देखना है, फोर्स बस फर्स्ट हाइपोथेसिस चेंज होगी, जो फोर्स वहां पे एटम में इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पे क्या है, कोई सा भी फोर्स हो जाएगा, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ठीक है, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट, तो ये तो था इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम में। अब नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें क्या पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रम, हमें पढ़ना है इमिशन स्पेक्ट्रम। बट स्पेक्ट्रम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है कि ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा कब, कोई हाइड्रोजन गैस सैंपल है, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, और उस हाइड्रोजन गैस के सैंपल में अच्छा स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो हमें पता ही है कि किसी भी लाइट में या किसी भी वेव में जो उसके कंपोनेंट वेवलेंथ्स हैं वही है स्पेक्ट्रम। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, गामा एक्स UV IMR, ये क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ द वेव या स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ। जैसे हमने व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में, उसमें 7 वेवलेंथ वहां पे प्रेजेंट है, तो उसको हमने प्रिज्म से पास किया, और प्रिज्म में जो लैम्डा के ऊपर म्यू डिपेंड करता है, इससे सारे कलर का अलग अलग डेविएशन हुआ, तो वहां पे हमें डिस्पर्शन मिला, कि जो है डिस्पर्शन मिला। सेम चीज है, सेम मतलब स्पेक्ट्रम के है कि उनको कंपोनेंट वेवलेंथ में स्प्लिट करना, वो है स्पेक्ट्रम। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा कब, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा जब कोई भी लाइट अगर यहाँ से आ रही है, मतलब कोई भी लाइट है या कोई भी वेव हमने यहाँ से दिया, अब विजिबल लाइट है तो वो हमें दिखाई देगी, विजिबल नहीं है तो उसके लिए हमारी ह्यूमन आई सेंसिटिव ही नहीं है,
क्योंकि हम विजिबल उसी पार्ट को बोलते हैं जिसके लिए हमारे ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव है। क्या उसके अलावा भी रेडिएशंस है? उसके अलावा तो बहुत सारे रेडिएशन है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, गामा रेडिएशंस हैं, एक्स रेज हैं, बहुत सारे रेडिएशन है, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट बन सकते हैं कि हाँ भाई कहीं से ये रेडिएशन जा रहे हैं तो कुछ सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहीं पे करंट डिटेक्ट हो जाएगा या कुछ होगा। तो ऐसा टाइप का। तो वैसे ही है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में हमने कोई लाइट जो है पास कराई, कोई एनर्जी पास कराई, यहाँ से आ रही है ये। अब ये पास कराने के बाद इसमें मान लिया कि कुछ वेवलेंथ प्रेजेंट है, इसमें मान लिया कि हमारे λ1, λ2, λ3, λ4 ये जो है वेवलेंथ प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, इसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन से वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? जो बोर का थर्ड पॉस्टुलेट्स था कि इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब और एमिट द एनर्जी when that energy corresponds to the energy gap of the hydrogen atom। तो हाइड्रोजन एटम का अगर यहाँ से जो गैप है, मान लिया कि हाइपोथेटिकली हम ले लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है चारों तरफ से, हर गैप में। तो अगर इसमें जितने भी वेवलेंथ हैं, इस वेवलेंथ में मान लो इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें से ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? जो इसके गैप के बराबर हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खुश करने के लिए सफिशिएंट हो। कितना? कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक उसको पहुंचा सके। तो वो तो एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए, तो वो वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा जो कि उसको इनिशियल लेवल से किसी भी हायर स्टेट पे पहुंचा सके। अब हायर स्टेट पे पहुंचा सके तो मान लो कि जब ये लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही थी तो इनिशियल स्टेट क्या था? हाइड्रोजन एटम में इनिशियल स्टेट क्या था? इनिशियल n equals 1। ग्राउंड स्टेट, n इक्वल ground टू 1। state, तो हाँ सर, n ग्राउंड n स्टेट। n इक्वल टू ground 1 ही, state, n इक्वल टू 1 ही था गैस सैंपल में, हाइड्रोजन गैस में। क्योंकि जितने भी एक्साइटेड स्टेट होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन एटम का हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो, वो एक्साइटेड स्टेट टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, ट्रांजिएंट होता है, लौट के जमीन पे आना ही है। तो यहाँ से जब ये ग्राउंड स्टेट, अगर कोई भी एनर्जी हमने प्रोवाइड नहीं किया है तो वो ग्राउंड स्टेट में है। अब ग्राउंड स्टेट से अगर एनर्जी कम सफिशिएंट होगी तो वो किसी हाई एनर्जी लेवल तक जाएगा, हाई एनर्जी लेवल तक जाएगा। तो n इक्वल टू 1 से किसी n तक अगर ले जाने में वो एनर्जी सफिशिएंट होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एब्जॉर्ब होने के बाद अगर ये जो लाइट आ रही है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें ये 3 वेवलेंथ मिल जाएंगे। कौन कौन से? ये जो मिलेगा, जो λ1, λ2 और λ4। तो यहाँ से एक डार्क बैंड टाइप का मिलेगा, एक मिसिंग टाइप का मिलेगा, वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कि गैस के एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट हमें बच रही है उसके वेवलेंथ को जब हम एनालाइज करेंगे तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन तो बहुत लॉजिकल है, पूछा जा सकता है। हमें पढ़ना है सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा? अब एमिशन स्पेक्ट्रम हो सके कि इस गैस को यहाँ से उठा के लेके चले जाएं और फिर जो एमिशन हो रहा है उसको एनालाइज करें, या अलग तरीके से हो सकता है कि भाई गैस सैंपल को जो है हीट किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, कुछ एनर्जी सप्लाई की जा रही है और उसके बाद फिर वो जो एमिशन कर रहा है। तो ये बात समझे। तो यहाँ पे जो है λ3 जो है, λ3 के करस्पॉन्डिंग कुछ मिसिंग पार्ट होगा, कुछ डार्क बैंड होगा, वहां पे, वहां से उतनी वेवलेंथ मिसिंग रहेगी। तो वो हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम, हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये λ1, λ2, λ4 ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, अच्छा ये जानते हो इमिशन में लाइमन सीरीज का नाम जानते हो? लाइमन सीरीज, हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। yes sir, लाइमन सीरीज किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होती है? विजिबल। सर n इक्वल्स 1 में आना चाहिए किसी one भी पर पहुंचे हायर। हाँ सर, 1। अल्ट्रावायलेट के लिए होती है। हाँ, तो ये अल्ट्रावायलेट में होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट में होता है ये। तो
इसमें क्या ये बात समझ में, एब्जॉर्प्शन में तो हमेशा वो n=1 में ही रहेगा और वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो कि 2 में, 3 में, 4 में, 5 में ले जाने के लिए सफिशिएंट होगा। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ओनली लाइमन सीरीज मिलेगी। ये बात समझ पा रहे हो? ओनली लाइमन सीरीज, यस सर। क्योंकि वो तो हमेशा n=1 से ही जाएगा ना कहीं पे भी, और n इक्वल टू 1 हो जाएगा। n=1 से ग्राउंड स्टेट पे तो 1 से इंफिनिटी जाएगा। भाई एक्साइटेड स्टेट में तो अलग अलग में चांसेस हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किसी में चला जाए, किसी में 2 में चला जाए, किसी में 4 गया है, किसी में। इसके अंदर तो बहुत सारे एटम हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, गैस में बहुत सारे एटम हैं। तो बहुत सारे एटम जो है अलग अलग, सारे तो ग्राउंड स्टेट में होंगे, सारे अगर एब्जॉर्व करेंगे तो भाई कुछ भी होगा, सबका स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 ही होगा। तो 1 से हमेशा तो वो किसी हायर स्टेट में जाएंगे, हायर स्टेट में जाएंगे तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज मिलेगी? ओनली लाइमन सीरीज, और कुछ नहीं मिलेगा। लाइमन सीरीज के अलावा और कुछ होगा? ऐसा नहीं कि 2 से 3 में कोई जाएगा, 2 से 3 में नहीं जाएगा। यहाँ से तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तो सारे ग्राउंड स्टेट में है, सारे ग्राउंड स्टेट में है, तो किसी में n1 से 2 जाएगा, कोई n से 4 जाएगा, किसी में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? ओनली लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मिलता है। ये बात समझे? सर नहीं समझा यस सर। सर। नो सर नहीं नहीं सर। समझे। अबे देखो, ये एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एमिशन वाले में तो जानते हो, इसीलिए बता रहा हूँ कि वो तो किसी भी स्टेट से लेके जंप करके आ सकता है ना। 1 में आया तो मिला यस लाइमन, सर। 2 में आया तो मिला ये बामर, उसके बाद 3 में आया तो मिला पास्चिन, ब्रैकेट, फुंट, जो भी है, तो वो सारे मिलते गए। बट यहाँ आने के रास्ते तो कई सारे हैं, रिटर्निंग में वो किसी स्टेट में पहुंच सकता है। 2 में आया, 3 में आया, 5 में आया, 4 में आया। बट जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा तो एब्जॉर्प्शन में तो जब वो हायर स्टेट पे जाएगा ना, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करने से पहले तो हमेशा वो 1 में ही रहेगा, तो 1 यस सर। से ही तो कहीं जाएगा। स्टार्ट ही n इक्वल टू 1 से होगा। हाँ जी सर, स्टार्ट जी सर। ही स्टार्ट ही तो 1=1, n=1 से होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो मिलेगी उस यस सर। सारे वेवलेंथ, जो वेवलेंथ इसमें से एब्जॉर्ब होंगे, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगे, वो हमेशा n=1 से लेके किसी n के लिए होंगे। हाँ सर। हाँ देखो, सर। देखो तुम ऐसे बिना मतलब के इसको जो है हाई फाई समझ रहे हो दिमाग में। अरे स्टार्टिंग तो एक ही से होगा, वहीं से जाएगा, तो जो भी जितने भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगे वो सारे 1 से किसी फाइनल के लिए होंगे। तो 1 से जब फाइनल है तो मतलब ये कौन सी सीरीज होगी? वो एब्जॉर्प्शन में लाइमन सीरीज हो जाएगी। कहीं से भी 1 आता लाइमन था, सीरीज। जी सर। कहीं से भी 1 आता था तो लाइमन होता था, तो 1 से कहीं जाएगा तो वो भी तो लाइमन सीरीज होगी। हाँ सर। यस सर। क्यों यस भाई, सर। क्यों भाई जनता, टेंशन में तो नहीं? अरे यस सर। समझे? हाँ सर, समझे सर। इसमें सिर्फ लाइमन सीरीज, हाँ सर। यस सर। एब्जॉर्प्शन में ओनली लाइमन सीरीज, और कोई सीरीज नहीं होगी। एमिशन स्पेक्ट्रम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में होगा कि भाई कोई भी हम इसको सैंपल को जो है हीट करते हैं, कोई भी सैंपल है, उस सैंपल को जो हीट किया, मान लो गैस, गैस सैंपल है और इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को जो है हीट किया गया, हीट करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो हीट करने से क्या है कि ये जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जो एक्साइटेड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट, वो एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है। तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होता है एक्साइटेड स्टेट का, जो लाइफ टाइम होता है, वो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 10⁻⁻8 सेकेंड का होता है। कि किसी भी स्टेट में गया हाइड्रोजन में, तो न्यूक्लियस का फोर्स तो कंटिन्यूअसली एक्ट कर ही रहा है, तो वो जो है 10⁻⁻8 सेकेंड में वो वापस ग्राउंड स्टेट में चलाएगा। तो जब वो हीट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को जब हम हीट करेंगे, तो वो ग्राउंड स्टेट में जब रिटर्न होगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा। उन रेडिएशंस को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो उनको वो जो है अपने वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाएंगे, और वेवलेंथ में स्प्लिट होने के बाद वही हो जाएगा हमें इमिशन स्पेक्ट्रम,
λ1, λ2, λ3 जो भी है, ये हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब क्वेश्चन जो कि पिछले क्लास में भी वो पूछा था मैं, वो जो इवनिंग वाले में, वही क्वेश्चन यहाँ पे देखो। एमिशन स्पेक्ट्रम सेपरेट है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेपरेट है, ये दोनों समझ गए। बट अगर मान लो ये जो गैस सैंपल जो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है, उसी गैस सैंपल को अब हम दोबारा अगर लेके आ गए कहीं पे, तो वो तो एक्साइटेड स्टेट में गया, वो एमिट करेगा। एमिट करेगा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्वेश्चन ये पूछा था कि इसमें से जो λ3 मिसिंग हुआ था, क्या इस गैस के एमिशन स्पेक्ट्रम में ओनली λ3 मिलेगा या λ3 से ज्यादा वेवलेंथ हो सकते हैं? मतलब ओनली वन वेवलेंथ या मे बी मोर देन वन वेवलेंथ? क्या होगा आंसर? मोर देन वन हो। सर मोर देन वन Maybe more than सकता one. है। बहुत बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि एक ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया तो वही एमिट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब करके किसी स्टेट में जा सकता है ना, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करके किसी स्टेट में चला गया, अब वहां से तो किसी गैस में यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन ऐसे ऐसे हो रहा है किसी एटम में। इसमें इसके अंदर बहुत सारे एटम है, किसी एटम में जो है एक एक करके आ रहा है, किसी एटम में जो है डायरेक्ट आ गया। तो एब्जॉर्ब किया तो एक ही वेवलेंथ, लेकिन रिटर्न कर दिया 4 वेवलेंथ, 5 वेवलेंथ। कोई जो है ऐसे दो दो का जंप करके आ रहा है तो 6 वेवलेंथ। बात समझ रहे हो कि एब्जॉर्प्शन, अगर मैं इसी गैस को यस वापस सर। इसका अगर एमिशन स्पेक्ट्रम देखूंगा तो इसके एमिशन में ये नहीं है कि जो मिसिंग पार्ट है वही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेले में बिछड़े हुए भाई λ3 गायब हुए, यहाँ से λ3 मिल गए, एमिशन और एब्जॉर्प्शन को मैच करा देंगे तो कंप्लीट स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो ये बात? यस सर। हाँ सर। वो नहीं, पहले वाली मूवी में होता था ना, जो वो करते थे, पैसा ट्रांसफर करते थे, नोट आधा फटा हुआ नोट इसके पास होता था, बोलता था ये दिखाना एंट्री हो जाएगी तुम्हारी। वैसे वैसा टाइप का नहीं है कि एक किधर से जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिल गया और दूसरा जो है एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगा, दोनों को ज्वाइन करने से स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा वेवलेंथ भी हो सकते हैं, उसमें से एक्स्ट्रा वेवलेंथ भी आ जाएंगे। λ3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। λ3 में भी प्रेजेंट, λ3 हो सकता है, सिर्फ λ3 हो सकता है। यस सर। तो ये बात होगी। चलो, तो ये ट्रांजिएंट स्टेट में जाएंगे, एमिट करेंगे तो हमें जो है इस एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। कौन कौन सा होगा भाई? तो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम को ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो सीरीज है कि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, यहाँ से 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट्स जो है एनर्जी लेवल्स हैं। और इसमें जो है अगर ये फाइनल होती है, कौन कौन सी सीरीज होती है वो जो है मुझे उम्मीद है कि याद होगा बहुत ज़्यादा। इसमें n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। तो किसी भी एनर्जी स्टेट से अगर फाइनली ट्रांजिशन 1 में होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है 1 में, तो कौन सी सीरीज मिलती है? ये जो है लाइमन लाइमन कि ये जो है लाइमन सीरीज होगी। और ये लाइमन सीरीज में ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से 1 के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो हो जाता है, उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। ये जो है सीरीज लिमिट, तो ये है हमारा लाइमन सीरीज किस में होता है? अल्ट्रावायलेट में या इंफ्रारेड में? ये जो है अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट होता है। और ये जो n इक्वल टू 2 से जो 1 के लिए ट्रांजिशन होता है, तो हम बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं कि 1 के लिए, मतलब जो 2 से 1 में ट्रांजिशन है, इसको हम बोलते हैं H अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये हो जाती है H अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। हाइड्रोजन के लिए
अल्फा लाइन, मतलब लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन वो किस ट्रांजिशन के लिए होगी? 2 से 1 के लिए होगी। 3 से 1 के लिए जो ट्रांजिशन होगा उसको हम बोलते हैं एच बीटा। हाइड्रोजन एटम के लाइमन सीरीज की बीटा वेवलेंथ, बीटा वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वो 3 से 1 के लिए हो गए, बीटा गामा डेल्टा, तो ये एच बीटा एच गामा ये हो जाएगी। और इसमें से और इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट हो गई। सीरीज लिमिट का मतलब क्या है? सीरीज लिमिट ये हम लिख लेंगे लाइमन, लाइमन जो होता है वो यूवी में होता है, यूवी में अब लाइमन की जो है सीरीज लिमिट क्या होगी? सीरीज लिमिट वर्ड का मतलब है कि फाइनली n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होना चाहिए। एच अल्फा लाइन क्या होगा? एच अल्फा लाइन जो होगा वो ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 के लिए होगा। एच बीटा लाइन क्या होगा? एच बीटा लाइन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1, मतलब अल्टरनेट का गैप होगा, एक गैप होगा, कंजिक्यूटिव होगा तो अल्फा नॉमेनक्लेचर है। तो ये हो गया। इसमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस करस्पॉन्डिंग, किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होगी? शॉर्टेस्ट सर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा 2 से 1 के लिए। Shortest infinite to 1. एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और वेवलेंथ का। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी गैप किसके लिए मिलेगा? सीरीज लिमिट के लिए मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज करस्पॉन्ड n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1, ये मिलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा मिनिमम एनर्जी के लिए, मतलब एच अल्फा वाली लाइन क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो एच अल्फा लाइन होगी। लॉन्गेस्ट तो एच अल्फा होगी लॉन्गेस्ट और वो ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी फ्रेमवर्क में हमें सारे सीरीज के लिए याद रखना है कि वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है और सीरीज लिमिट क्या होगी, एच अल्फा लाइन एच बीटा लाइन। वैसे तो इसका वेवलेंथ भी फाइंड करना चाहिए, इसका वेवलेंथ भी फाइंड करना चाहिए, बट ठीक है अभी उसको, अच्छा वेवलेंथ मान लो मुझे फाइंड करना है तो वेवलेंथ की एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो पहले नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? बामर सीरीज। बामर सीरीज जंप करेगा कहाँ से? फाइनली 2 में, फाइनली 2 में, 2 से कहीं पे जंप कर रहा है ये। बाल्मर से Balmer. हाँ बाल्मर से तो ये जो है बामर सीरीज हो जाएगी। और बामर सबसे पहले डिस्कवरी क्या हुई थी? इसी की हुई थी। क्यों डिस्कवरी हुई? क्योंकि ये दिख गया था, बाकी दिख नहीं रहे थे। तो ये जो है बामर सीरीज है। तो वो दिखेगा इसलिए। हाँ विजिबल रीजन में आता है। विजिबल हाँ रीजन में Visible. होता है। तो ये सेकंड, पहले जो है बामर सीरीज ही दिख गया था तो बोल दिया गया कि ये सीरीज है। उसके बाद पता चला कि अच्छा लाइमन भी होता है। तो अब इसमें ये है एच अल्फा, ये एच अल्फा, ये जो है एच बीटा। बामर सीरीज की अल्फा, अल्फा किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होगी? 3 to 2। बामर सीरीज की जो सीरीज लिमिट इनफाइनाइट से 2, ये जो है सीरीज लिमिट हो जाएगी। सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट एच अल्फा एच बीटा एच गामा एच डेल्टा, ऐसे जो है अलग अलग नॉमेनक्लेचर होंगे। तो ऐसे जो है लाइमन हो जाएगा, बामर हो जाएगा, पास्चिन, पास्चिन इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, पास्चिन। तो ये हो जाएगा पास्चिन, पास्चिन जो है किसमें है? इंफ्रारेड में। और ये हो जाएगा इसका एच अल्फा, इंफ्रारेड इसका एच बीटा, Infrared. ये जो है सीरीज लिमिट। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट जो है ये n इक्वल टू 4 के लिए है, n इक्वल टू 4 ब्रैकेट एंड फुन, फुन सीरीज। तो ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट ये भी इंफ्रारेड में ही है। एनर्जी गैप अरे सब एक एक साइंटिस्ट है। है, हाँ अरे सबके नाम सब पे। एक एक साइंटिस्ट का नाम है।